Hello, dear brothers and sisters. I'm Anakin Skywalker, and you're watching Counter Coaching Crusade. We are solving the 2025 prelims paper, so let's move to the first question. Question number 26. The amount of dust particles in the atmosphere is more in tropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. अच्छा, अब देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो टेम्परेट एरिया सब ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होते हैं, इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स में कम होते हैं। तो आप देख लो, चेक कर लो, इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है। आपके घर में जब आपके घर के बाहर जब बारिश ज़्यादा होती है तो धूल उड़ना बंद हो जाती है ना। तो सही है, इक्वेटोरियल रीजन में इसलिए धूल कम होती है क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है। और पोलर रीजन्स में भी आपको जब इमेजिन करते हो तो आपको लगता है कि वहाँ धूल होगी इतनी और धूल धूल इतनी उड़ती है। तो वो तो जमी हुई जगह है, वहाँ बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो सही है। ट्रॉपिक अच्छा, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज में ड्राई विंड्स कम होती हैं। आप मुझे बताओ कि इक्वेटोरियल रीजन में अगर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो ड्राई विंड्स होती हैं वहाँ कम होती हैं। जो विंड होती है उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल में, तो यहाँ लेस ड्राई विंड्स होती हैं, यहाँ पर नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अभी बताऊंगा मैं कहाँ से पूछा है। इसका आंसर है सी, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट टू गलत है, तो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। ठीक है, अब देखो, ये एनसीईआरटी के वाला पोर्शन है जहाँ से ये द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स पे है, ये फाउंड इन सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, बिल्कुल डायरेक्टली ये लाइन उठाई हुई है। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ऑफकोर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये 2023 में भी आया, 24 में भी आया और 25 में भी आया, और मैंने पिछले साल पढ़ाते हुए आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, ये फिर आ सकता है। ठीक है, ये याद आ रहा होगा, मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था। अभी भी नहीं है तो वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके देख लेना। पर वहाँ पर मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है, तो अभी तक तो देख ली होंगी वैसे शायद। पर चलो देखो, in January, in the northern hemisphere, the isotherms bend equatorward while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans. अब देख लेते हैं, वो बोल रहे हैं कि लैंड मास में तो वो इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है और पोलवर्ड मूव कर रहा है वो ओशन के एरिया में। तो देखो, दिख रहा है आपको, ये पोलवर्ड आ गया और ये लैंड मास वाले एरिया में ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड masses इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब देखो, ये भी इजी है, ओशियंस के ऊपर जो एयर है वो वार्म रहती है। क्यों वार्म रहती है? क्योंकि ओशियंस थोड़े गर्म रहते हैं लैंड के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये क्या लिखा है, वार्मर देन ओवर द लैंड मास, वो वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस। हाँ, तो लैंड मासेस वाले रीजन में कूल रहती है एयर, और ओशन की टाइम पे वार्म रहती है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये उसको सेम एक्सप्लेन भी करता है। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी तरीके से, वो सब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो 15 मिनट की वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, Question number 28. In the context of the effect of water on rocks, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. ठीक है, आपने मिट्टी देखी होगी कैसी होती है। जो क्ले होती है वो एकदम मतलब स्मूथ रहती है और उसमें पानी आसपास नहीं जा सकता। ठीक है, इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी आर पार नहीं निकल सकता। ठीक है, और पोरस का मतलब क्या होता है, उसमें छोटे थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ये है तो ये पोर्स है, इसमें ऐसे 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 छोटे छोटे पोर्स हैं। और जो परमिएबल रहता है वो ऐसा सब्सटेंस रहता है जिसमें ऐसे पोर्स जो हैं वो ये दोनों पोर्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो यानी पानी इसमें से बह के निकल जाता है। परमिएबिलिटी कि कोई एयर या वाटर, कोई फ्लूइड पास हो सकता है क्या। ठीक है, एक जगह एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक। तो अब देखते हैं, चौक इज पोरस एंड हेंस कैन अब्सॉर्ब वाटर। तो चौक है, आपने अपने स्कूल में चौक देखी होगी, वो पोरस होती है, उसको पानी में डाल दो तो पानी भर जाएगा उसमें, तो ये ठीक है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। अरे भाई, पोर्स तो रहते हैं पर बहुत छोटे रहते हैं। नॉट एट ऑल एक्सट्रीम वर्ड, इसको हटा दो। तो थ्री गलत कहाँ पर है? ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो ये सही आंसर है इसका, क्योंकि ये तो ठीक है, ये गलत है। तो ऐसा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जिसमें ये है। ठीक है, तो ये अब आपको ध्यान रखना है। परमिएबिलिटी मैंने आपको बता दी कि वाटर फ्लो थ्रू द रॉक। ठीक है, पोरस का मतलब क्या होता है, उसमें पोर्स होते हैं रॉक में। ठीक, अब इसमें एक चीज़ है, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, ये भी एनसीईआरटी से है क्वेश्चन, तो कास्ट टोपोग्राफी नाम का एक टॉपिक है। जब आप एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो ये देख लेना है। ठीक है, ये इसी पर ही है, ये क्ले चौक वगैरह इन सब पे। फिर क्वेश्चन नंबर 29। Consider the following statements. Without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on the Earth's surface.
अब लॉजिक लगाओ, एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ है जो कि हीट अप रहता है, अगर एटमॉस्फेयर हटा दोगे तो क्या होगा, ये सिंपल हीट बजट वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन तो गलत करने ही नहीं है, सब जगह हो जाएगा तो बिल्कुल सही। अगर एटमॉस्फेयर हटा दोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना। फिर उसमें मतलब हीट नहीं रोक पाएगा, हीट निकल जाएगी उसमें से। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, बिल्कुल सही, वही बताया मैंने आपको। जो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ, वो रात में उसको धीरे धीरे रिलीज करती है और एटमॉस्फेयर हमारा गर्म रहता है। एटमॉस्फेयर्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलरली आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, यही है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब ये वाले कितना टेम्परेचर हो जाएगा अगर ये एटमॉस्फेयर हटा दोगे तो, -18 डिग्री सेल्सियस, और अभी कितना है अपनी, अभी 15 डिग्री सेल्सियस है, +15 डिग्री सेल्सियस है, और ये -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एवरेज अर्थ का टेम्परेचर, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेज में थोड़ा देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है ग्रीन हाउस गैस, वो है वाटर वेपर, ठीक है, जो कि 60% है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 0.4% ये रहती है वाटर वेपर, कहाँ पर, ये रहती है पोल्स वाले एरिया में, और 4% रहता है इक्वेटर वाले एरिया में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल poor as majority of the low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers, बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट है रूरल पुअर्स के लिए क्योंकि उनके पास ज्यादा गाय भैंसे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम नहीं लिखा हुआ जो कि गलत हो सकता है। It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner, तो ये भी देखो कंजर्वेशन की बात कर रहा है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओगे कि एनिमल हस्बेंड्री वाली डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। आप एक कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, डीपीएसपी तो पढ़ लिए होंगे ना अभी तक, हाँ, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन आया है ना, अब शायद एग्जामिनर बोर हो जाए वाले क्वेश्चन से क्योंकि ये 3 बार पूछ लिया। तो एक चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी का एक टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स, ये आपको पढ़ना जरूरी है। अभी पॉज करो और इस चीज को पढ़ लो, ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये बॉक्स पढ़ना है आपको, ये बॉक्स पढ़ना है। देखो जैसे ये वाला टेम्परेचर का ग्राफ है ना जो वो बार बार पूछ रहे हैं, वैसे ये सैलिनिटी का ग्राफ है, दिख रहा है ये सैलिनिटी कहाँ पर कैसी होती है, वो सब। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये पढ़ना है ध्यान से। फिर उसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड पार्ट है वो एटलीस्ट पढ़ना है आपको, वैसे पूरा ही पढ़ लेना, कोई भी स्टेटमेंट उठा लेंगे। ये सेलेनिटी वाला ग्राफ है और ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते चल रहा हूँ इस पेपर के हिसाब से जो आगे आ सकता है। Studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. तो देखो 5%, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं बोल रहा कि 90%, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, 5% हाँ हो सकता है, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में होता होगा। वैसे भी ये वाला तो वो वाले स्टेटमेंट है ना जिसमें शायद ये तो ऑलरेडी करेक्ट रहता है, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3, स्टेटमेंट 2 and 3, हाँ, तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो ऑलरेडी करेक्ट ही रहता है। सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्सड विथ लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, ठीक है, सिलिका बेयरिंग क्ले है वो मिक्स हो जाती है लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, तो जो क्ले और लाइमस्टोन को मिक्स करते हैं ये सीमेंट बनाने के प्रोसेस है, ठीक है। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो ये वाली चीज सही है, ये भी सही है, ये दोनों ही है, पर ये है जो एक्सप्लेन करता है उसको, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि जब ये करते हो आप, ये काम करते हो लाइमस्टोन को कन्वर्ट करते हो लाइम में, तब CO2 निकलती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है कि ये क्ले को यानी मिट्टी को अगर लाइमस्टोन में मिक्स करोगे तो कोई कार्बन एमिशन नहीं होता, वो तब होता है जब आप लाइमस्टोन को लाइम में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, इसकी केमिकल रिएक्शन है CaCO3 और उसमें CaO+CO2, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज बता देता हूँ, ग्रीन सीमेंट नाम की एक चीज होती है जो कि आजकल न्यूज में है। उसमें क्या है, लाइमस्टोन कैल्सिन्ड क्ले बोलते हैं उसे, LC3,
ठीक है ना, LC3 यानी LCCC, तो LC3 बोलते हैं। जैसे काउंटर कोचिंग क्रूसेड को C3 बोल सकते हो, C क्यूब बोल सकते हो, वैसे ठीक है ना, 3C। तो ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको 40% तक कम कर देती है। ठीक है, ये वाली जो ग्रीन सीमेंट है वो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन कैल्सीन्ड क्ले। ठीक है, लाइमस्टोन कैल्सीन्ड क्ले सीमेंट, LC3। फिर क्या है, एक और चीज़ है कि फ्लाई ऐश और स्लैग, अगर आप, ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो, उनको अगर आप यूज़ करते हो सीमेंट इंडस्ट्री में, तो वो लाइमस्टोन का यूज़ कम कर सकते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन को रिप्लेस करने में यूज़ हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एट द 28th, अच्छा COP28 इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये उन्होंने फैक्ट दे दिया। देखो ये इसमें कहीं भी ये बता नहीं रहे हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो वो बोल रहे हैं कि ये तो सही है ही। अब ये बताओ इन दोनों का, द COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। कितनी बार तो बताया भाई कि बाइंडिंग बहुत कम चीजें हैं और जो हैं वो आपको पता है। जैसे वियना कन्वेंशन का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो बाइंडिंग है और वो सबने किया भी, उसकी यूनिवर्सल मेंबरशिप भी है। फिर साथ में एक और कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल था, वो बाइंडिंग था। तो ऐसे ये जो है वो बाइंडिंग है प्रोटोकॉल्स। ये हर कोई बाइंडिंग नहीं होता, लगभग ना के बराबर होता है। तो अगर कोई भी वो बोले कि ये बाइंडिंग है तो उसको गलत ही मार्क किया करो ज्यादातर। तो ये इसको 2 को गलत मार्क कर दोगे। ठीक है, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज। देखो कितना जनरल स्टेटमेंट है, और साथ में अब सही भी है, अगर डीकार्बनाइज कर दोगे तो हो सकता है कि हेल्थ केयर कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ये सही है, ये गलत है। तो इसमें से कौन सा वाला सही होगा? बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, हमें पता है बाइंडिंग वाला गलत है। बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, ये दोनों तो नहीं होंगे। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा सी। ठीक, अब देखो COP28 उन्होंने पूछ लिया लेटेस्ट, अब हमको क्या करना है, COP29 और COP30 पढ़ने पड़ेंगे। तो COP29 कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी क्या थी, क्योंकि अजरबैजान का जो प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर है। तो अब जब वो खुद ही डिक्टेटर है और उसके पास खुद ऑयल और गैस की कंपनी है, तो वो क्या फैसिलिटेट कराएगा कार्बन प्रूडेंस? ठीक है, तो बहुत करप्शन है। और तो G7 के जो लीडर्स थे वो तो गए भी नहीं, कई सारे G7 के लीडर्स एक्चुअली बाकू में गए भी नहीं, उनको बहाना मिल गया, क्या देखो वो तो फालतू है, ऐसा है वैसा है, तो हम क्यों जाएं। तो उन्होंने उसके शोल्डर पर रख के बंदूक चला दी। अब डिसीजंस क्या क्या हुए ये ध्यान रखना। पहला तो है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। ठीक है, अब देखो पहले क्या था कि एक टारगेट था कि 2020 तक कितना 100 बिलियन देंगे, और वो सब एक टारगेट था ना, आपको पता होगा। तो अब ये टारगेट बदल दिया है। ठीक है ना, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ये है। डेवलपिंग जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर के ग्रांट्स मिलेंगे, पर रियलिटी में डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने बोला कि 2035 तक हम 300 बिलियन डॉलर दे देंगे। ठीक है, और 1.3 ट्रिलियन डॉलर हम रेस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और उसमें इन्हीं 300 बिलियन डॉलर में आपको एडेप्टेशन भी कर लेना है, मिटिगेशन भी कर लेना है, और लॉस एंड डैमेज भी कर लेना है। तो अब देखो, अब मतलब बात नहीं बनी होगी, सब आपस में लड़ लिए फिर, और क्या। ठीक है, फिर सेकंड क्या था, एग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ कार्बन मार्केट्स। तो जो आर्टिकल 6 पे क्वेश्चन आया था, तो इस साल वो फाइनलाइज हुआ। पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म फाइनलाइज हुआ, जो कि सेंट्रलाइज्ड यूनाइटेड नेशन बैक्ड कार्बन मार्केट प्लेस है। ठीक है, आर्टिकल 6.4 के अंडर। और आर्टिकल 6.2 में क्या, कंट्री टू कंट्री एमिशंस ट्रेडिंग, वो भी वो हुई, जिसमें डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए उन्होंने मेथड्स बनाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर मेरे घर पे अगर कार्बन एमिशन का प्लांट बनाया, मतलब ग्रीन हाउस गैस कम करने वाला प्लांट लगाया, तो फिर आप भी काउंट कर लो और मैं भी काउंट कर लूँ, तो फिर दोनों का फायदा हो जाए। ऐसा नहीं होगा, डबल काउंटिंग नहीं होगी। तो ये भी हो गया। फिर अब एक प्रॉब्लम क्या रही कि एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम था। ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि वो कोल को फेज आउट नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि तुमने हमें ना तो टेक्नोलॉजी दी, ना तुमने हमें ग्रांट्स दिए। तो जब तुम हमें पैसे दे ही नहीं रहे हो, यहाँ पर तुम 300 बिलियन डॉलर दे रहे हो, बस 1.3 ट्रिलियन डॉलर के ग्रांट्स जो हम मांग रहे हैं वो तुम दे ही नहीं रहे, तो हम कैसे फिर कोल को फेज आउट करें? फिर हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो गई। तो ये मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाया, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को पसंद नहीं आया, जिसमें क्योंकि लिखा था फेज आउट करना है कोल जल्दी से जल्दी। अब क्या है, अब ये एक चीज थी जो लॉस एंड डैमेज, ऑपरेशनलाइज लॉस एंड डैमेज मैं बता चुका हूँ आपको, कि जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है कंट्रीज का कार्बन एमिशंस वगैरह की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उनको एज अ रिपेरेशंस दिया जाता है। ठीक है,
अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या थी? सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, 1.3 ट्रिलियन वर्सेस 300 बिलियन, वो मांग कुछ और रहे हैं, तुम दे कुछ और रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। फिर और कहाँ लड़ाई हुई? लड़ाई ये हुई कि जो बर्डन है डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडिया और चाइना पे शिफ्ट करने का ट्राई किया। बोला कि इंडिया और चाइना देखो कितना एमिशन कर रहे हैं, तो उनको भी डालो आप, ये लोग भी पैसे देंगे। पर इन्होंने बोला डेवलपिंग कंट्रीज ने कि है ना, हमने हिस्टोरिकल एमिशंस तो किए नहीं, तुम तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से कर रहे हो। इंडिया और चाइना को कितना टाइम हुआ है, जहाँ से ना 25 से 50 ईयर्स हुए इनको कार्बन एमिशन करते हुए। तो CBDRRC को अपहोल्ड करते हुए, ठीक है, उन्होंने ये मना कर दिया डेवलपिंग कंट्रीज ने। फिर ये भी बात की उन्होंने, पैसे नहीं दिए, टेक्नोलॉजी भी नहीं दी, तो हमें ग्रीन ट्रांजिशन करने को फोर्स मत करो। अब एक नई चीज थी CBAM। CBAM इस साल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी EU बोल रही है, यूरोपियन यूनियन बोल रही है कि अगर आपका जो भी, मतलब हम इंपोर्ट वो आइटम्स करेंगे तो हम टैक्स लगा देंगे उन पे एक्स्ट्रा, जो कोल वगैरह का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इंडिया ने बोला कि आप पहले बात तो हमें है ना ग्रांट्स नहीं देते, टेक्नोलॉजी भी नहीं देते उसकी, और है ना फिर टैरिफ करने के लिए बोलते, टैरिफ लगाने के लिए बोलते हो। तो ये उन्होंने कर दिया। ठीक है ना? और इंडिया ने ये भी बोला कि ये एक टैरिफ बैरियर है। ठीक है ना? ये आप एक वो लगा रहे हो, ठीक है, स्टैंडर्ड्स वाला बैरियर लगा रहे हो, तो आप इसको WTO में जाके बोलो। ये कोई ट्रेड नेगोशिएट करने का वो नहीं है फोरम, COP29 कोई ट्रेड नेगोशिएशन करने वाली जगह नहीं है। ठीक है? अब आती है COP30, ये बेलम ब्राजील में हुई। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि 10 साल हो गए थे पेरिस एग्रीमेंट को। थीम इसकी थी मुतिराओ। अब ये क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट लगाएं। तो ये आप मेंस में टर्म यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। ठीक है ना? उन्होंने, अब ये है, NDCs को अपडेट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं। तो सभी लोगों ने किए, पर जो उन्होंने अपडेट किया उसका जो एग्रीमेंट, जब भी उन्होंने देखा, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चेक किया कि अगर इन प्रोमिसेस को सब लोग फुलफिल भी कर लें, जो कि नहीं कर रहे हैं, अगर फुलफिल भी कर लें तो भी 2.3 से 2.8 तक का जो वो है टारगेट, वहाँ मतलब 2.0 का टारगेट है, वो 2.3 और 8 तक वो हो जाएगा, शूट हो जाएगा, ओवर शूट हो जाएगा, और हम सब ग्लोबल वार्मिंग में फंस जाएंगे। तो ये चीज़ है। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च की। उन्होंने ये कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज को अभी तक क्या था कि पेड़ जो थे, पेड़ लगाने के लिए पैसे दिए जाते थे, पर अब से उनको पेड़ बचाने के लिए, ना काटने के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, TF3। ठीक है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है? ये सिंपल इन्होंने बकवास की कि अरे देखो, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही है, तो हम फेक न्यूज़ को प्रिवेंट करेंगे ताकि सब लोग वो सेंसेशनलाइज ना हो। ठीक है? तो ये क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब फालतू है, कुछ काम नहीं किया उन्होंने, बस ये बोल दिया कि हम फेक न्यूज़ का कर्ब करेंगे। एडेप्टेशन फाइनेंस टारगेट किया। अब देखो क्या था कि एडेप्टेशन का कोई टारगेट नहीं है, जैसे उसका मिटिगेशन का टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2.0 डिग्री सेल्सियस। एडेप्टेशन का कोई टारगेट इन्होंने नहीं लॉन्च किया। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि 50% वो, ये जो 300 बिलियन आप दोगे उसका 50% डेफिनेटली उसमें जाना चाहिए एडेप्टेशन में। ठीक है? तो डेवलप्ड ने जो बोला, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ ये तीनों चीज़ों के लिए बटेगा, और है ना अपने हिसाब से जो चीज़ें होंगी उनसे बटेगा, ऐसे कोई फिक्स नहीं कर रहा है कोई नंबर। ठीक है? क्योंकि डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो चाहती हैं मिटिगेशन, कि तुम अभी बंद करो करना। ठीक है? वो क्यों चाहती हैं? ताकि उनकी टेक्नोलॉजी बिके, तुम खरीदो उनसे जाके टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल वगैरह सब कुछ। अब देखो, एक ये नई चीज़ आई है, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। इसमें क्या है कि अगर आपकी आपका जो इंपोर्ट है, मतलब यूरोपियन यूनियंस को अगर आप कोई सामान सेल करना चाहते हो, कोई एग्रीकल्चरल आइटम, और उसको बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया है, ठीक है ना, तो हम आपका सामान नहीं लेंगे। ठीक है? इन्होंने बैन कर दिए वो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स जो कि उस एग्रीकल्चरल लैंड पे ग्रो किए गए हैं, जो कि डिफॉरेस्टेड लैंड होगा। ठीक है? उन्होंने बोला कि 2020 से के बाद में अगर आपने डिफॉरेस्ट किया है कोई लैंड, और उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो निकला है, वो हम नहीं लेंगे। तो ये हो गया, ये भी एक नॉन टेरिफ बैरियर है। ठीक है? इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैटल, कोको, पाम ऑयल, रबर, सोया और वुड, ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर आपने डिफॉरेस्टेशन करके ये वाला सामान अगर लगाया है, तो हम आपसे नहीं सामान लेंगे ये वाला। ठीक है? अब इसमें भी वही था कि यूरोप और USA ने बोला कि कोल फेज आउट की स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दो। तो इंडिया और उन्होंने बोला कि आपने हमें पैसे नहीं दिए,
आपने हमें वो भी नहीं दिया टेक्नोलॉजी, साथ में है ना कोल की क्यों, आप सबकी करो ना, आप ऑयल की भी करो, आप गैस की भी करो, आप है ना सिर्फ अकेला कोल ही बुरा थोड़ी है, ऑयल और गैस भी बुरे हैं। तो फिर डेवलप्ड कंट्री ने बोला कि है ना नहीं भाई, ऑयल और गैस तो है ना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है कि कोल चाइना और इंडिया यूज करते हैं, और ऑयल और गैस ये यूरोप और यूएसए यूज करते हैं। तो वो इतना हिपोक्रेट हो रहे हैं कि वो बोल रहे हैं भाई हम ऑयल और गैस को नहीं कर रहे पर कोल को तुम करो, क्योंकि कोल तुम यूज करते हो, हम तो करते नहीं है, तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब ये नौटंकी है। डेवलप्ड कंट्री ने क्या टारगेट किया, राइस और लाइफ स्टॉक को, जो कि इंडिया की प्रॉब्लम है। क्या, क्योंकि मीथेन एमिशंस होते हैं राइस और लाइफ स्टॉक से। तो इंडिया ने मना कर दिया कि फूड सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हम नहीं जाएंगे, अगर राइस और लाइफ स्टॉक से कार्बन एमिशन होता है तो होने दो, पर उससे हमारे लोगों को खाना मिलता है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ हो गई। अब ये था कि डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने फोर्स किया इंडिया को, किस चीज़ के लिए फोर्स किया, कि आप अपना जो पीकिंग ईयर है, यानी मैक्सिमम आप कब एमिशंस आपका जो होगा वो कौन से ईयर में पीक कर जाएगा, ये आप अभी के अभी बताओ। तो इंडिया ने उसको मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमें खुद नहीं पता कि कब वो होगा, हम तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे जैसे आप लोगों ने की थी, और उसके बाद जब वो पीक होने होंगे तो हो जाएंगे, हम कोई टारगेट फिक्स नहीं कर रहे हैं। फिर ये क्या है, अब देखो डेवलप्ड कंट्रीज की एक अकाउंटिंग ट्रिक है। क्या, कि वो है ना एक्सपेंसिव जो लोन्स होते हैं प्राइवेट बैंक वगैरह वो सब जो प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को, ठीक है, यानी अगर जैसे मैं बोलूं कि मुझसे कार्बन एमिशन के लिए लोन ले लो, पर मैं उसके लिए 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा, तो भाई फिर तू नॉर्मली लोन दे दे हमें, नॉर्मल नॉर्मल जो लोन है वो भी तो 20% का ही मिल रहा है, तो तू हमें उसको क्लाइमेट चेंज के नाम से क्यों बोल रहा है। वो ये क्या करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, वो इतने एक्सपेंसिव लोन्स को भी अपने टारगेट में काउंट कर लेते हैं। $3 बिलियन का उनका जो टारगेट है कि इनको देने हैं 2035 तक, वो उसमें ये वाले लोन्स को भी टारगेट कर लेते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्लाइमेट प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज किए गए हैं। तो इंडिया ने इसको कॉल आउट किया और बोला कि हाई इंटरेस्ट लोन नहीं काउंट किए जाएंगे क्लाइमेट फाइनेंस के ये वाले टारगेट में, ठीक है। अब इंडिया ने जो नए टारगेट दिए हैं वो आप देख लो, ध्यान से पढ़ो इनको, ये जो 3 टारगेट हैं, ठीक है। एमिशन इंटेंसिटी घटानी है 47% तक, और 60% इंस्टॉल कैपेसिटी, ये मैं बता चुका हूँ CAPF वाले पेपर में, नहीं पता तो बस ये आपने अगर वो वीडियो नहीं देख ली तो वो देख लेना, या फिर इसको पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। ओके, और हाँ ये जो टारगेट है ना, इनके आगे इंडिया ने कंडीशन लगाई है, उन्होंने हमने बोला है कि हम ये टारगेट तभी पूरे कर पाएंगे जब आप हमें लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस मैकेनिज्म, यानी ये $3 बिलियन जो भी आप बोल रहे हो, $1.3 ट्रिलियन, ये हमें प्रोवाइड करवाओ तब, और हमें टेक ट्रांसफर दो, टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करो फ्री में, तभी हम ये टारगेट को फुलफिल करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। इस बार इंडिया ने एक बहुत बोल्ड मूव चल के ये कंडीशन लगा दी, जो कि मतलब बहुत सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34, ये आ गया आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये मैंने शायद 2023 के पेपर में आर्टिकल 6 के बारे में बता दिया था। on climate change is frequently discussed in global discussion on sustainable development and climate change, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो पूछा ही नहीं होता, ये तो फैक्ट दिया रहता है। फिर अब इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट्स, ठीक है। कार्बन मार्केट मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets। अब देखो, एक तो आर्टिकल 6.2 है, ठीक है ना, जो कि अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग वगैरह से रिलेटेड है मार्केट्स के। 6.4 जो है वो मैकेनिज्म जो कार्बन क्रेडिट वाला कार्बन मार्केट का मैकेनिज्म सेटअप करता है UNFCCC के अंडर, ठीक है। फिर आर्टिकल 6.8 जो है वो है जो कि नॉन मार्केट वाली बात करता है, एक दूसरे की हेल्प करने की बात करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात करता है, ठीक है ना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इंडिया ने कहा कि टेक ट्रांसफर नहीं करोगे तो नहीं करेंगे, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये दोनों ही सही है और ये दोनों ही एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब इन चारों में से कौन से वो हैं, एशिया एंड पैसिफिक स्पेसिफिकली की बात चल रही है, तो अब देखो इनमें से कौन कौन से हैं। नेचर सॉल्यूशन यानी कौन कौन करता होगा, IBRD, ये तो डेवलपमेंट वाली बात करता है, तो ये नहीं होगा। नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, अच्छा ये सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये किस लिए है, ये IMF जैसा बैंक है, ठीक है।
तो ये बीओपी क्राइसिस देखता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, और ये कैमोफ्लेज भी लग रहा था एशियन, तो इन दोनों में से होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये है, अब 50-50 पे तो हम पहुंच गए, पर इसके बाद कोई ट्रिक नहीं है, इन दोनों में से आपको गेस लगाना पड़ेगा। इसका सही आंसर है ए, ठीक है। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन यानी मैनग्रोव्स को रिस्टोर करो और कोरल्स को प्रोटेक्ट करो वगैरह, वो सब है, ठीक है। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। मनीला में इसकी वो है हेडक्वार्टर, और इसमें जो ओनरशिप है वो जापान की ज़्यादा है, फिर उसके बाद यूएसए, ठीक है, हाईएस्ट जापान है। ऑल इंडिया, सॉरी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बेजिंग इसका हेडक्वार्टर है, और चाइना की सबसे ज़्यादा है ओनरशिप, फिर इंडिया की है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये किसने बनाया है? ये ब्रिक्स ने बनाया है, शंघाई में इसका वो है हेडक्वार्टर। और सभी जो फाउंडर्स हैं ब्रिक्स, BRICS, ये पांचों कंट्रीज उसकी इक्वल ओनरशिप रखती है, ठीक है ना। एक चीज़ और, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ये एक फंड है जो कि UNFCCC को फंड करता है, UNCBD को करता है, UNCCD को करता है, स्टॉकहोम को करता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, और मीनामाटा। स्टॉकहोम यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और मीनामाटा यानी मरकरी पॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये तो बड़ा इजी सा है। डायरेक्ट एयर कैप्चर, डायरेक्ट एयर में से कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। डायरेक्ट एयर में से कार्बन को कैप्चर कर लेंगे और ज़मीन के अंदर रख देंगे, तो ये सही है। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, अब प्लास्टिक प्रोडक्शन वगैरह उनके लिए ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग वगैरह, तो इनके लिए क्या रहता है, जो कार्बन वगैरह वो सब होता है। जैसे आप ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपने पी होंगी, कोला, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो सब जो कोका कोला और वो सब होती है ना, पेप्सी, तो उसमें कार्बन भरा जाता है, तभी वो फिज करती है। फिज का मतलब जो वो बाहर निकलता है ना एकदम से फुस फुस करते हुए, जब आप उसका ढक्कन खोलते हो, तो उसको फिज बोलते हैं, FIZZ। तो फिज वो जो है ना, वो बाहर निकलता है, ये किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें एक कार्बन डालते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, ठीक है। तो ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रिएशन कर रहे हैं उसको इसमें भर देंगे और लोगों को बेच देंगे, तो ये भी एक तरीका है, तो इस वजह से वैल्यूएबल अप्रोच है। इन एविएशन इट कैन बी ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन एंड टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, तो ये सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल भी बना सकते हैं उसको कंबाइन करके हाइड्रोजन से, तो ये भी सही है, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब एक चीज़ है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फैक्ट्री जो होती है, ये तो चलो डायरेक्ट एयर कैप्चर है कि एयर से निकाल लेंगे। CCUS क्या होता है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये क्या होता है कि एक थर्मल पावर प्लांट है, उसमें से चिमनी होगी, इसमें से निकल रहा होगा, तो ये चिमनी में ही एक डिवाइस लगा देंगे ऐसा, जो कि क्या करेगा, वो कार्बन को जो गैस होगी उसमें से जो बाहर निकल रहा होगा एफ्लुएंट, उसमें से निकाल लेगा कार्बन को पहले ही, तो ये होता है, और फिर कहीं पे भर देगा, ठीक है ना। तो ये कार्बन को कैप्चर करके स्टोरेज में डाल देगा और उसके या फिर उसका यूटिलाइज कर लेगा, वो है, ठीक है ना। और डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या है? ये वो है ओपन एनवायरनमेंट में से इसको निकालना, पर ये मुश्किल इसलिए रहता है क्योंकि 0.04% ही है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, तो बहुत ज़्यादा फिल्टर करना पड़ता है। अब क्या चीज़ है, देखो, अब ये है सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल वगैरह, तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये क्या है? हाँ, मैंने लिख रखा है, शायद इसके नोट्स है मेरे पास। हाँ देखो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसके बारे में बात करते हैं, जो उससे रिलेटेड है, सिंथेटिक फ्यूल। तो इसमें क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट नहीं करता, पहली बात तो ये है, क्योंकि इसके नाम में ही सस्टेनेबल लगा हुआ है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बायो एसएएफ और एक होता है सिंथेटिक एसएएफ। बायो एसएएफ से भी ज़्यादा अच्छा होता है सिंथेटिक एसएएफ। बायो एसएएफ क्या है? ये बायोफ्यूल है। इसमें क्या है कि हम जो वो रहता है ना कुकिंग ऑयल वगैरह, वो सब जो यूज्ड कुकिंग ऑयल रहता है होटल वगैरह में, उन सबको कलेक्ट करेंगे और उससे हम जो एरोप्लेन है उनका फ्यूल बनाएंगे। पर इसमें दिक्कत क्या है, अब एरोप्लेन में लगता है बहुत सारा फ्यूल, इतना सारा कुकिंग ऑयल कहाँ से लेकर आओगे? तो ये है अच्छी चीज़, पर फिर भी ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अब आता है सिंथेटिक एसएएफ, ये क्या है? ये लैब में बना सकते हो, फैक्ट्री में बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर्ड CO2 को मिलाते हैं और ये फ्यूल बनाते हैं। अब इसमें क्या है, ये फूड वर्सेस फ्यूल वाले डिबेट को खत्म कर देता है, क्योंकि ये लैब में बनाते हैं। पर दिक्कत क्या है, ये एक्सपेंसिव है। सिंथेटिक एविएशन फ्यूल बोलते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर ये एग्जाम में आए तो इसके बारे में सारे स्टेटमेंट सही होंगे।
जो भी इसके बारे में अच्छा बोल रहे होंगे वो। ठीक है, ओके। अब ये कार्बन मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें, इंडिया का जो कार्बन मार्केट है वो बता देता हूँ मैं आपको, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो बनाती है, जो कैप एंड ट्रेड वाली वो है। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002 में बनाया था ये। इसकी डिसीजन मेकिंग एजेंसी क्या है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट। तो ये एक अलग से बॉडी है कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने वाली, डिसीजन मेकिंग करने वाली। और जो बीईई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये स्टैंडर्ड्स को सेट करती है और सर्टिफिकेट इशू करती है कार्बन मार्केट वाले। ये क्या है, सिंपल ऐसा है कि आप जो भी, अगर आपको एक कैप एंड ट्रेड, मतलब आपके ऊपर एक कैप लगाई जाएगी कि आप इससे ज़्यादा एमिट नहीं कर सकते। अगर आप 100, अगर कैप है और आपने 110 कर दिए, तो आपको 10 कार्बन क्रेडिट कहीं से खरीदने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो एक कंपनी होगी जिसने 100 की जगह 90 ही किए होंगे, तो अपने बचे हुए 10 आपको बेच देगी वो। तो ऐसे ये कार्बन मार्केट इस तरीके से काम करता है। ठीक है, पहले एक स्कीम थी, रिफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। ठीक है ना, पैट स्कीम। तो वो अब इसमें चली गई है, इसमें इसी में कंज्यूम कर ली गई है। ठीक है ना, इसमें दो तरीके के पार्टिसिपेंट होते हैं। एक तो कंप्लायंस मैकेनिज्म होता है, जिसमें कंपनी जो होती है उस पर लिमिट लगाई जाती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, मतलब इससे 100 से ज़्यादा एमिट नहीं कर सकते। तो ये तो मैंडेटरी रहता है, मतलब ज़्यादा जो मेगा पॉल्यूटर्स होते हैं उनको तो ये काम करना ही पड़ेगा। एक होते हैं वॉलेंटियरी मैकेनिज्म वाले, कि जो प्रॉफिट के लिए कहते हैं कि हम इन पे मैंडेटरी तो नहीं है, पर ये इतना कर देते हैं ताकि ये आगे सेल कर सके। ठीक है ना, फिर एक है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, कि कुछ भी आप ग्रीन करोगे, ठीक है ना, तो आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। ये आपको भी, मतलब एज एन इंडिविजुअल आप भी कर सकते हो। आप अगर पेड़ लगाओगे तो आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, जो कि आप सेल कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें क्या क्या काउंट होगा, एफोरेस्टेशन, पेड़ लगा दो, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हो, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो, एयर पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हो, मैनग्रोव कंजर्वेशन, इको मार्क लेबलिंग, और सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये काम करोगे तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। ये किस किस को मिल सकते हैं, ये कॉरपोरेशन, कम्युनिटी और इंडिविजुअल सबको मिल सकते हैं। ठीक है ना, ये किस लॉ के अंडर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के मिशन लाइफ के अंडर। ठीक है, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है लीगली, पर मिशन हमारा मिशन लाइफ है। बहुत इन्फॉर्मेशन देख ली इसमें, आगे इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 37, पिकॉक टेरेंटुला। टेरेंटुला आपको पता होगा, एक मकड़ी होती है इस टाइप की, उसे कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह उस सब में मिलती है, इंडिया में भी ये वाली मिलती है। ठीक, अब क्या है, इट इज़ एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन मैंने आपको 2021 के पेपर में बता दिया था कौन से होते हैं, जो क्रैब्स वाली फैमिली होती है। ठीक है, वो होते हैं क्रस्टेशियन। स्पाइडर और क्रैब्स बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट, कुछ ही फॉरेस्ट में इसकी लिमिटेड है। ठीक है, तो सही है, ये आंध्र प्रदेश में एंडेमिक है, तो ये सही है। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज़ एन एर्बोरियल स्पीसीज। अब देखो, ये वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है ताकि स्टेटमेंट सही हो सके, कि वो हर जगह तो एर्बोरियल नहीं होगी, पर नेचुरल हैबिटेट में ज़रूर वो एर्बोरियल है। ठीक है, तो इसका आंसर है 2 और 3। ये 1 वाला गलत है, 2 और 3 सही है। ठीक है, ये एक स्पाइडर है, क्रस्टेशियन नहीं है, स्पाइडर। आर्थ्रोपोड में आते हैं, आर्थ्रोपोड, और 8 लेग्ड स्पीसीज होती हैं। ठीक है, ओके। Question number 38. Carbon dioxide emissions in India are less than 0.5 tons of carbon dioxide per capita. ठीक है, देखते हैं। In terms of carbon dioxide emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific. ठीक है। Electricity and heat producers are largest sources of CO2 emissions in India. आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट वगैरह और ये सब जगहों से सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो ये वाला तो सही हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो 3 सही हो जाएगा। तो क्या हट गया, ये हट गया, ये वाला स्टेटमेंट चला गया। अब देखो, जो ये वाला है कि लेस देन 0.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसमें बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, पर एक्चुअली ये गलत भी हो सकता है। आपकी ट्रिक, मतलब इसमें फेल भी हो सकती है, पर फिर भी इसमें ट्रिक काम कर रही है कि लेस देन 0.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एमिशन है। तो इससे ये चल दिखाई देता है कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, पर एक्चुअली यूपीएससी ये नहीं दिखाती, यूपीएससी इंडिया की ऐसी इमेज नहीं दिखाती कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। वो सेंसेशनलाइज करती है लोगों को कि भाई हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हमें करने की ज़रूरत है। तो आप जब भी अपने गेट से बाहर निकलो तो अपनी लाइट बंद कर दिया करो, कार्बन एमिशन कम किया करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करो वगैरह उससे। ठीक है, तो ये 0.5 नहीं है, 2 टन है, और ग्लोबल एवरेज कितना है, 4.7 टन।
अब ये क्या है, ये देखो ये मेजोरिटी लिखा है ना, 50 से 55% कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन एमिशंस, ये हीट एंड हीट प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर से होते हैं। तो ये वाला, ये गलत है, ठीक है, तो वन गलत हो जाएगा, तो वन गलत, ये गलत, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अब इंडिया की जो ग्रीन हाउस गैसेस की हैं वो स्टेट्स क्या हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में हम थर्ड नंबर पे आते हैं। यानी अगर आप अभी चेक करोगे कि कौन ज़्यादा एमिट कर रहा है, तो इंडिया थर्ड नंबर पे आती है, चाइना यूएसए के बाद। फिर पर कैपिटा इनकम में हमारा बहुत लो है, यानी 2.2 पर टन पर ईयर, 2.2 टन पर ईयर, जो कि बाकियों से बहुत कम है। लोगों का 35-38 तक है, मतलब उनका, कंट्रीज का। क्वेश्चन नंबर 39, प्लांट और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कैसावा, जिंजर, मलाबार स्पिनच, मिंट, पपाया। तो ये कौन कौन से, अब देखो यहाँ पे एक तो चीज़ आपको दिख रही है, कैमोफ्लाजिंग हो रही है, वुडी श्रब, तो इन दोनों में से एक सही एक गलत होगा। इसमें पूछा है कितने सही हैं, ठीक है, तो कितने सही हो सकते हैं, 5 सही हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिए हुए हैं, तो इन दोनों में से एक सही एक गलत होगा, तो एक तो गलत होगा, ठीक है ना, यानी एक तो गलत होगा, एक सही होगा पक्का। तो इसमें ऑल वाला स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो जाएगा, ऑल सही नहीं होगा, ओनली 4 हो सकता है, ओनली 3 हो सकता है, ओनली 2 हो सकता है। फिर क्या है, और क्या चीज़ें हैं इसमें, इसमें और कुछ तो दिख नहीं रहा। फिर आखिरी में वो वाली है कि वो आप लगा सकते हो, 5 का 3 वाली, और वो इसमें लग भी रही है, पर वो थोड़ा रिस्की रहता है, ध्यान रखना, क्या पता वो गड़बड़ हो जाए। पर फिर भी इसमें ये, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल नॉलेज से बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है, इसमें आप तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो आप 5 का 3 लगा सकते हो, और इसमें और कोई लॉजिक नहीं लग सकता, इसमें आपको नॉलेज भी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप हैक के पास जा सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये जिंजर जो है, जिंजर एक पेरेनियल हर्ब होती है। अच्छा, हर्ब और श्रब में मतलब पता है आपको, श्रब का मतलब होता है कि, अच्छा देखो पहले हर्ब का बताता हूँ। हर्ब का मतलब क्या होता है कि जो, जिसके अंदर पहली बात तो जो स्टेम होता है ना, वो स्टेम वुडी नहीं होता, ठीक है ना। जैसे सबसे बड़ा जो हर्ब है वो बनाना ट्री है, आपने देखा होगा ना, पत्ते जैसा उसका पेड़ रहता है, पूरे ऐसा लगता है जैसे पत्ता पत्ता है वो पूरा, तो वुडी स्टेम नहीं है वो बहुत सारे पत्तों का एक कलेक्शन है। तो हर्ब में वुड नहीं होता स्टेम में। और श्रब में क्या होता है, ये छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं जिनका पतला सा वुड होता है। तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है हर्ब, ठीक है ना, ये होता है नॉन वुडी स्टेम, ठीक है। फिर होता है श्रब, श्रब होता है थिन वुडी स्टेम। फिर होता है ट्री, ट्री होता है थिक वुडी स्टेम, ठीक है ना। तो अब आपको इन तीनों में तो डिफरेंस समझ में आ गया, मुझे पता है आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, स्कूल में पढ़ाते नहीं है कई बार, ठीक है। तो ये हो गया। तो जिंजर का भी वैसा ही रहता है, हर्ब रहती है वो, तो उसका लीफ स्टेम रहता है बनाना की तरह। और जो बनाना है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्ब है, सूडो स्टेम बोलते हैं, PSUDO स्टेम, यानी दिखने में स्टेम जैसा लगता है पर वो पत्तों का होता है, वो एक्चुअल वुड नहीं होता। और बैम्बू जो है, बैम्बू एक ग्रास है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। मिंट भी एक हर्ब है। पपाया का ट्री होता है आपके घर, आप लोगों में से किसी के घर में लगा भी होगा शायद पपाया ट्री, ठीक है ना। तो इसका ओनली 3 है सही आंसर। Question number 40. With reference to the planet Earth, consider the following statements. Rainforests produce more oxygen than produced by oceans. अब देखो, रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तो है, पर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत कम जगह पर है, ठीक है ना। और ओशियन कितना ज़्यादा है, 70% दुनिया का ओशियन है, ठीक है। और रेन फॉरेस्ट कितना, थोड़ी सी जगह पर है। तो इस वजह से रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा है, पर टोटल प्रोडक्शन में ओशियन ज़्यादा है, ठीक है। तो वन गलत हो जाएगा, वन गलत हो गया, यानी ये गया और ये गया, या तो ओनली टू है या नन है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ओनली टू पे क्लिक करना, क्योंकि नन तो ज़्यादातर होता नहीं है आंसर, ठीक है। मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। यही है, देखो ओशियन में है, इसलिए ओशियन में मरीन वाले जो हैं वो ऑक्सीजन वो कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस, ठीक। तो ये सही है। well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen that in air, atmospheric air। तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वो रहती है ऑक्सीजन, वाटर में कम रहती है। वाटर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही लेता है, तो टू गलत हो जाएगा, तो थ्री गलत हो जाएगा, टू इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी प्लांट्स वगैरह उससे रिलेटेड। प्लैंक्टन कौन होते हैं,
अब प्लैंटन वो होते हैं जो एक्टिव स्विमर्स नहीं होते, जहाँ पानी बहा के ले जाता है वहाँ चले जाते हैं। तो 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेक्टॉन, ठीक है, जिन जो एक्टिव स्विमर होते हैं, यानी फिश वगैरह जो कि तैर सकते हैं। फिर कौन से होते हैं, एक होते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होते हैं, जो कि जो जिनको करंट कहीं भी बहा ले जाता है। बेंथोस कौन से होते हैं, बेंथोस वो होते हैं जो ओशियन बेड पे रहते हैं, वो तैर नहीं सकते, पर एक्चुअली वो करते क्या है, वो जमीन पे चलते हैं, समुद्र की जमीन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2। फिर एक है हाइपोक्सिक जोन। हाइपोक्सिक जोन वो होता है जहाँ पे लो ऑक्सीजन के जोन होते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसमें बहुत बड़ा एक वो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसको अब ट्रंप ने नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। वो ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कार्बन जो कैप्चर किया जाता है ओशियन, मतलब ओशियन जो कैप्चर करता है कार्बन। मैंने कहा ना कि जो वो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन मतलब ओशियन, वैसे ही कार्बन भी देता है, ठीक है ना। अब ये ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स, ऑल्टरनेटिव हैं कौन कौन से इसमें से ऑल्टरनेटिव हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक, तो नॉर्मल से तो ऑल्टरनेटिव ही है, तो तीनों ही सही हो जाएंगे। पावर ट्रेन यानी जिसको पावर मिलती है यहाँ से, ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, जो क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन है, ये पेट्रोल गैस वाली बात नहीं चल रही है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक की बात चल रही है, तो ऑल थ्री इसका सही है, ठीक है ना। अब ये हाइब्रिड कौन से होते हैं, जो जिनमें बैटरी भी रहती है और फ्यूल सेल भी रहता है, तो दोनों ही रहते हैं, तो हाइब्रिड हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स एक चीज़ होती है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं, जो कि पेट्रोल पे भी चल सकते हैं, ठीक है ना, और इथेनॉल ब्लेंडिंग जो आपने सुना होगा, तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे भी चलते हैं, अप टू E85, यानी 85% पेट्रोल में अगर, मतलब पेट्रोल में अगर 85% इथेनॉल ब्लेंड कर रखा है, तो भी उन फ्यूल पे चल सकते हैं, उनको कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स या इंजन्स, ठीक है। अब ये यूएवी, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑल एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम, तो नन इसका सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि हर टाइप का ड्रोन हर टाइप की चीज़ नहीं कर सकता। तो ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ऑटोमेटेड हवरिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कैन यूज़ बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो है ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो दो तीन चीज़ें याद रख लेना। एक है प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा एंड प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, और शिमला एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही, बस और क्या है, और S-400 वगैरह वो सब तो देख ही लेना। ड्रोन्स, तो ड्रोन्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होते हैं, ये कामिकाजी ड्रोन होते हैं, यानी सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, जैसे ईरान का वो है ना शाहिद 136, यानी वो खुद जाके फट जाता है, तो वो वाले उनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं। ये हवर कर सकते हैं, मतलब ऊपर बहुत देर तक चक्कर लगा सकते हैं, और म्यूनिशन क्योंकि इनमें ही खुद ही वेपन होते हैं ये, ठीक है। इंडिया के पास नागास्त्र है, जो इंडिया ने खुद बनाया है, हेरोप ड्रोन, जो कि टेक्नोलॉजी हमने इसराइल से ली है, इसराइल। रोटरी विंग्स, रोटरी विंग्स आपने देखे होंगे, वो शादियों में चलते हैं ना, वो जो वो वाला क्या 3 इडियट्स मूवी में था जो ड्रोन, वो उसे क्वाडकॉप्टर, वो रोटरी विंग्स कहते हैं उन्हें। फिर फिक्स्ड विंग वाला कौन सा रहता है, जो कि प्लेन जैसा दिखाई देता है, ऐसा प्लेन जैसा, उसको फिक्स्ड विंग ड्रोन कहते हैं। रीपर ड्रोन यूएसए से हम ले रहे हैं जो, और एक हेरॉन ड्रोन है जो कि इसराइल से हमने ले लिया है, ठीक है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। अब ड्रोन को दो तरीके से मारा जा सकता है, एक तो हार्ड किल, यानी उन पे कोई मिसाइल वगैरह फेंक के मार दो, या फिर सॉफ्ट किल, यानी कोई एनर्जी वगैरह वो सब उस पर इतनी तेज़ी से बॉम्बार्ड करो कि वो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्राई हो जाए। तो अब देखो, सबसे पहला क्या है, काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये क्या है, ये डिटेक्शन सिस्टम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से जैम कर देते हैं ड्रोन को, तो यानी जो ड्रोन को सिग्नल मिल रहे होते हैं अपने बेस से, वो मिलने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि इतनी नॉइज उनको दे देते हैं कि वो जैम हो जाते हैं। फिर जीपीएस स्पूफिंग एक मेथड होता है, जिसमें हम जो
बेस से उसको जो लोकेशन मिल रही है कि यहाँ पे अटैक करना है, उसकी जगह हम कोई और दूसरी लोकेशन भेज देते हैं तो वो कहीं और ही जाके अटैक कराते हैं। जैसे आप सोचो कि ये पाकिस्तान ने हमारे लिए एक ड्रोन भेजा, ठीक है ना, हमें मारने के लिए, और हमने उसे पाकिस्तान की लोकेशन बता दी, तो वो वापस लौट के अपने बेस पे ही हमला कर देगा। तो कितनी कूल चीज़ है। फिर एक होता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिंपली क्या है कि हम उन पे लेजर से अटैक करते हैं और लेजर उनको जलाकर राख कर देती है, बिल्कुल वैसा। ठीक है, तो जो कि इसका एग्जाम्पल आयरन बीम है, ठीक है, जो अभी इसराइल ने डेवलप किया है। फिर एक होता है हार्ड किल। हार्ड किल क्या है? कामेकाजी इंटरसेप्टर, यानी आप उस पर मिसाइल या कुछ ड्रोन फेंक के मार दो तो हो जाएगा। फिर एक नेट गन्स होती हैं कि उनमें आप फेंक के मारो क्या, एक नेट नेट फेंक के मार दो तो वो फंस जाएगा नेट में। फिर सरफेस टू एयर मिसाइल तो होती हैं S-400 टाइप की। फिर एक सी रैम होती है। सी रैम मतलब एक गन लगी रहती है, वो गन फायर करती है, ड्रोन आ रहा होता है तो गन एकदम बहुत तेज मशीन गन टाइप की लगी रहती है, वो फायर करती है। फिर ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये भी वही है। ये हार्ड किल वाला डायरेक्टेड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हार्ड किल भी हो सकता है, सॉफ्ट किल भी हो सकता है। कैसे? हार्ड किल वाला लेजर से मारता है, और ये सॉफ्ट किल वाला उसके जैम उसके जो सिस्टम्स है उनको जैम कर देता है। ठीक है, यानी कैसे? जो माइक्रोवेव्स, अगर आप सोचो लेजर फेंक के मारोगे तो वो जल जाएगा, ठीक है ना, पर अगर आप माइक्रोवेव्स फेंक कर मारोगे तो क्या होगा? वो उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्राई हो जाएंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से ड्रोन यूज किए गए थे? हेरोन मार्क 2 इसराइल से, स्काई स्ट्राइकर ये इंडिया का एक कामिकाजी ड्रोन है, नागास्त्र, और ये FPV ड्रोन्स ये भी है, ठीक है ना। फिर एंटी ड्रोन सिस्टम कौन कौन से? हमने L-70 गन का यूज किया जो कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के साथ आती है, यानी ये इंपॉर्टेंट है साल L-70। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसकी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। L-70 बनाई गई है बोफोर्स के साथ, मतलब बोफोर्स को मॉडिफाई करके। बोफोर्स एक्चुअली जो कांग्रेस के टाइम पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें बहुत करप्शन हुआ था, ये स्वीडन से हमने खरीदी थी, तो उस टाइम पर इसमें बहुत करप्शन था, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना राफेल में करप्शन वगैरह के वो चार्जेस लग रहे थे, वैसे ही इसमें बोफोर्स में भी करप्शन के चार्जेस लग रहे थे, तो ये उसी की मॉडिफाइड है। तो हो सकता है कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए बीजेपी इस पे क्वेश्चन पूछे, हो सकता है, इसलिए याद रख लेना L-70 गन। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज क्या होता है? यानी अगर जैसे एक मिसाइल आ रही है, यानी एक ड्रोन आ रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि उसमें सीधे फेंक के मार दो, पर उसमें ये है ना कि अगर वो थोड़ा सा साइड में अगर मुड़ गया, मतलब ड्रोन तो मुड़ सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, वो मुड़ जाएगा तो है ना, आपका फेल हो जाएगा वार। तो ये क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल फेंक के मारता है जो कि अगर पास में डिटेक्ट करता है कि पास में मेरे कोई चीज़ है, तो अपने आप ही फट जाता है। मतलब उसमें फेंक के मारने की जरूरत नहीं है, उसमें टच नहीं होना चाहिए, उसके पास में भी आ गया तो ही फट जाएगा। तो ये है एंटी ड्रोन सिस्टम, ये हो गया। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बता चुका हूँ मैं आपको, बहुत सस्ते होते हैं, इनफाइनाइट मैगजीन होती है, लाइट की स्पीड से जाते हैं। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, हाई एनर्जी लेज़र, या तो लेज़र से मार दो, या फिर पावरफुल माइक्रोवेव होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर देती है। एक पार्टिकल बीम वेपन्स होते हैं जो कि साइक्लोट्रॉन, आपने शायद सुना होगा, अगर आपने 11th और 12th में अगर साइंस ली थी तो साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो उससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता था। वो क्या, पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है कि आप पार्टिकल ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तेज घुमाओ और उन पर फेंक के मार दो तो वो मर जाएगा ड्रोन। इंडिया के पास कौन कौन से हैं? इंडिया के पास प्रोजेक्ट दुर्गा है जो कि 100 किलोवाट की लेजर फेंक के मारती है। काली, मतलब इस पर काम कर रहे हैं अभी, ये अंडर डेवलपमेंट है। काली है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है, DRDO और बार्क ने मिलकर बनाई है। फिर DRDO ने D4 सिस्टम अभी बनाया है, D4, ये ध्यान रखना, D4 सिस्टम, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैटरी कैथोड इनमें से कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं? कोबाल्ट, लिथियम, ग्रेफाइट और निकल। अब देखो ये टफ क्वेश्चन है, अगर नहीं आता तो नहीं आता, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसका आंसर है ओनली 3, कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड निकल। इसका सही है लिथियम एनोड, रुको, सॉरी, हाँ ग्रेफाइट वो है, ग्रेफाइट एनोड होता है, ठीक है, और इसमें बैटरी कैथोड पूछा है तो कोबाल्ट, लिथियम और निकल है, ठीक है ना। ओके, तो अब इसमें एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, क्या इसमें जानने लायक हो सकता है। हाँ, एनोड और कैथोड में डिफरेंस क्या होता है? एनोड क्या होता है? एनोड से ऑक्सीडेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकलते हैं। यानी आपने देखा होगा यहाँ 2 पोल हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाते हैं, हम यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से
इधर जाते हैं, तो ये वाले को कहते हैं एनोड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, और फिर रिडक्शन होता है कैथोड पे, यानी इलेक्ट्रॉन पूरे सकअप कर लिए जाते हैं। ठीक है, कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और ग्रेफाइट ये एनोड होता है, सबसे ज़्यादा चाइना इसको प्रोड्यूस करता है। निकल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में मिलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, प्लास्टिक इनमें से किस चीज़ में हो सकती है? अब दुनिया में इतनी सारी कार टायर हैं, आई ग्लासेस हैं, सिगरेट बट्स हैं, एग्जामिनर कैसे प्रूफ करेगा कि इनमें से कोई भी दुनिया में एक ऐसा सिगरेट बट नहीं है जिसमें प्लास्टिक नहीं है? तो इसके आंसर तो ऑल थ्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ओके, अब और क्या चीज़ है? एक माइक्रोप्लास्टिक नाम की एक चीज़ होती है। ये क्या, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब होती है। ये आपको पता होगा, माइक्रोबीड्स वाला क्वेश्चन भी आया था। और उसका सोर्स ऑफ वेस्ट सबसे ज़्यादा 35% है, जो कि सिंथेटिक टेक्सटाइल से सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक बनती है। ठीक है ना। अब एक चीज़ है प्लास्टिस्फेयर। प्लास्टिस्फेयर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लास्टिस्फेयर। ये क्या है? ये वो वाले इकोसिस्टम है जहाँ पर मरीन माइक्रोब्स वो इवॉल्व हो गए हैं माइक्रोप्लास्टिक्स को खाने के लिए। मतलब अब एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहाँ पर माइक्रोब्स प्लास्टिक को खाते हैं। ठीक है, तो वो है प्लास्टिस्फेयर। आपने सुना होगा सरगासो सी नाम की एक सी है अटलांटिक ओशियन में, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा वो चलता है कि वहाँ पे प्लास्टिक इकट्ठा हो गया, क्योंकि एक तरफ से गल्फ स्ट्रीम आती है, दूसरी तरफ से कैनरी करंट आता है, तो बीच में इकट्ठा हो जाता है वेस्ट पूरा। यहाँ का वेस्ट पूरा इधर आके हो जाता है अटलांटिक ओशियन में। यहाँ कोई भी बाउंड्री है नहीं, मतलब ये बीच ओशियन में है सी, इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम? इनमें से कौन कौन सी चीज़ों में कोल गैसिफिकेशन यूज हो सकता है? कंट्रोवर्सी, मतलब थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, पर क्योंकि कई आंसर की अलग अलग आंसर दे रही हैं, पर ये जो है नाइट्रोग्लिसरीन, ये मोस्टली गलत है। इसका आंसर है बी, ओनली टू। ठीक है, ये बायोमास से बनता है, कोल गैसिफिकेशन से नहीं बनता। कोल गैसिफिकेशन वाली क्या प्रोसेस है कि कोल को ऑक्सीजन और स्टीम में गर्म करते हैं, और उससे फिर एक सिंथेटिक गैस बनाते हैं। वो सिंथेटिक गैस को फिर हम एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। सिंथेटिक गैस में, सिन गैस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो इसे हम यूज़ करते हैं, तो कोल को हम गैसिफाई कर देते हैं, तो ये क्लीन हो जाता है थोड़ा, फिर ये कार्बन एमिशन वगैरह कम करता है। ठीक है, पॉल्यूशन भी कम फैलाता है। ठीक है ना। तो इंडिया का सबसे पहला कोल गैसिफिकेशन प्लांट है, कोल गैसिफिकेशन बेस्ड यूरिया प्लांट है, वो है तालचेर, उड़ीसा में। यूरिया बनाता है कोल गैसिफिकेशन का यूज़ करके। ठीक है। Question number 46. What is the common characteristic of the chemical substances generally known as Cl20, HMX, LMN, LLM 105, which are sometimes talked about in the media? अच्छा, these are alternatives to hydrofluorocarbon refrigerants. अच्छा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स के ऑल्टरनेटिव क्या क्या हैं? HFO, हाइड्रोफ्लोरो ओलोफिन्स एक है, फिर एक प्रोपेन गैस होती है वो है, फिर एक अमोनिया होती है वो है आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया। दीज आर एक्सप्लोजिव्स इन मिलिटरी वेपन्स, तो ये सही आंसर है इसका। दीज आर हाई एनर्जी फ्यूल्स फॉर क्रूज मिसाइल्स, ये नहीं है। जो हाई एनर्जी फ्यूल है उसका नाम है JP10। फिर दीज आर फ्यूल्स फॉर रॉकेट प्रोपल्शन, ये भी नहीं है, इसका नाम है CE20। ठीक है, ये CE20 है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन में यूज़ होती है। जो सॉलिड में इंजन में यूज़ होती है उसका नाम है HTBP, और जो लिक्विड इंजन में यूज़ होती है उसका नाम है UDMH। अब वो पूछ रहे हैं तो मैंने बता दिया, पर इसका आंसर है बी। इसमें कोई ट्रिक मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेहराना वन चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। सही है, पढ़ा चुका हूँ मैं 2023 के पेपर में, क्वांटम कंप्यूटिंग वाला जो क्वेश्चन था डायरेक्ट वहीं से ही आया है। मेहराना चिप माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज लिखा है, टू गलत हो जाएगा, तो ये गया, ये गया, ये गया, सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके एक चीज़ के गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, उसका नाम है साइका मोर। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 48, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये वो वाली एंटीबॉडीज होती है जो कि
हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बाहर से लैब में बनाई जाती है और लैब में फिर इंजेक्शन में डाल के आपके अंदर डाली जाती है। दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, बता दिया, बिल्कुल सही है। दे आर स्टिमुलेट दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। हाँ तो सही है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन बताती हैं ये, क्योंकि एंटीबॉडीज हैं तो क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड कर जाती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो टू सही है। फिर दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक निपा वायरस, तो ये भी सही है, वायरल इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती है ये वाली चीज़। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो ये क्या है? ये है कि कोई स्पेसिफिक डिजीज होती है उसको क्योर करने के लिए होता है, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्योंकि ये एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो आपकी बॉडी खुद जनरेट करती है, पैसिव वो होती है जो आप बाहर से लेते हो। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि एक बी सेल है, ठीक है, वो ले लिया उन्होंने माउस से और है ना उसको लैब में क्लोन कर दिया और फिर आपके अंदर डाल दिया। मतलब बी सेल एक इम्यूनिटी वाला सेल होता है, तो माउस को वो डिजीज हो गई तो उसने फिर वो के अंदर जो वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसको लेते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं और उसके वो आपके अंदर डाल देते हैं। ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो आपकी बॉडी जनरेट करती है, यानी वैक्सीन की वजह से या फिर आपकी जो डिजीज होती है उसकी वजह से। पैसिव होती है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से होती है। ठीक है। निपा वायरस के बारे में, निपा एक जूनोटिक डिजीज है, यानी जानवरों से फैलती है। इसमें फ्लाइंग फॉक्स नाम का जो वो है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स नाम का जो चमगादड़ है, वो बहुत ज़्यादा इनफेमस है इसके लिए। फिर ये लंग्स और ब्रेन में अटैक करती है ये वाली, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तभी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डालते हैं। इसमें ये इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा फैलती है। इंडिया में कहाँ पर? केरला और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। इसमें बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन होता है, यानी जो कुछ आपका जो सलाइवा वगैरह उन सब से हो जाता है। फिर एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब ध्यान रखना, उसका रिवीजन कर लेना। इसका नाम है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, नो वायरस कैन डू दैट, नो वायरस कैन डू दैट, नो वायरस कैन डू दैट, सिंपल। इसका आंसर क्या है? नन। नो वायरस, भाई वायरस कर सकते हैं काम। कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर, सर्वाइव कर लेगा ओशियन में, जानवर होते हैं ओशियन में। कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज या फिर सिर्फ फेज, उस वायरस को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, बिल्कुल गलत, वायरस का यही तो काम होता है। ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे वो। ठीक है। एक एक चीज़ बताता हूँ आपको, फेज थेरेपी। फेज थेरेपी क्या होता है? हमें पता है कि बैक्टीरिया को वायरस मार डाल देता है, तो हम क्या करते हैं, हम वायरस, हमें अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गई तो हम वायरस को अपने अंदर डाल देते हैं, जो हमें तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा पर उस बैक्टीरिया को मार देगा। इसको कहते हैं फेज थेरेपी। ठीक है। ओके, क्वेश्चन, अब इसका आंसर क्या है? नन। ठीक है, क्योंकि वायरस वो सारे ही काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक्टिवेटेड कार्बन, ये तो उससे हो गया, फेयर एंड लवली के ऐड से। कुछ ऐसी क्रीम वगैरह होती है ना, उनके टीवी में ऐड आते हैं, तो उसमें है, अरे इसमें है एक्टिवेटेड कार्बन, इसमें है एक्टिव चारकोल वगैरह वो सब तो उसी से सॉल्व किया था मैंने। एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रिमीडिएट कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये तो फैक्ट है। ये वाला इसमें तो पूछा नहीं है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही ही होता है ये वाले स्टेटमेंट में। अब 2 और 3 इन दोनों में से देखना है कौन सा सही कौन सा गलत। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। सही है। इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे पोर्स रहते हैं और लार्ज सरफेस एरिया रहता है, तो ये हैवी मेटल को वो कर लेता है ट्रैप, और आप इससे जब मुंह धोते हो तो आपका मुंह एकदम क्लीन क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट एंड हाई कार्बन कंटेंट। तो सही है, अगर हाई कार्बन कंटेंट होगा तो उसमें से एक्टिवेटेड कार्बन को कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये एनवायरमेंटल वेस्ट वगैरह रहता है, इसको उठाते हैं, इसको हॉट स्टीम में ट्रीट करते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या रहता है, कार्बन ऐसा रहता है, इसमें बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं इसमें से, तो पोर्स बन जाते हैं तो उन पोर्स में जो हैवी मेटल होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इसका आंसर है ए। ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उसका नाम है बायोचार। ठीक है। बायोचार क्या होता है? एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है जो, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न किया जाता है, यानी पायरोलिसिस किया जाता है उसका, तो वो बायोचार बन जाता है। उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो,
क्योंकि वो पानी दाना वो पानी और फर्टिलाइजर को स्पंज की तरह सोख लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बायोचार, ठीक। अब आपको ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर जो भी सही लिखेगा मैं उसकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए मुझे। सो एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।